जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी स्पेशल साइंस डेली प्रैक्टिस सेट के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी स्पेशल साइंस प्रैक्टिस सेट का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है उष्मीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है आपका रासायनिक ऊर्जा। और मेरे मित्र, सवाल किया जा रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है, या फिर गतिज ऊर्जा का रूप नहीं होता है, या फिर उष्मीय ऊर्जा का रूप नहीं होता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है? क्या होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी जब हम साइकिल चलाते हैं वो साइकिल हमारे ताकत से चलता है, हमको मन होगा तो चलाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं चलाएंगे। क्या मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि साइकिल चलाते वक्त जो आप पैडल पे अपने पैर से मारते हैं, एक्चुअली में आप अपने पैर के द्वारा पैडल पे मस्कुलर एनर्जी लगा रहे होते हैं, और ये जो एनर्जी है वो आपके अंतरात्मा की है, यानी कि आपकी ताकत है, जो आपको कहां से मिली है? सर, भोजन करने से मिली है। भोजन के पचने से आपको क्या मिलता है? तो गुरुजी रासायनिक ऊर्जा मिलता है, और वही रासायनिक ऊर्जा साइकिल के पैडल को जब आप मार रहे होते हैं तो किस में चेंज हो जाती है? मस्कुलर एनर्जी में चेंज हो जाती है। मेरे मित्र, जब साइकिल के पैडल पे आप मस्कुलर एनर्जी लगाते हो तो वो जो आपका मस्कुलर एनर्जी होता है वो पैडल के घूमने के चलते पूरे साइकिल को मूव करवाता है। तो उसके घूमने से क्या होता है? तो सर यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा प्रोड्यूस हो जाती है। आप सबों को मालूम है कि किसी भी मशीनी पार्ट के घूमने से, चलने से क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रेस्ट में रह करके भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चलायमान होते हैं, मतलब सीधा सीधा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। मेरे मित्र, साथ ही आप सभी ये भी वहां पे महसूस करते हैं कि जब आपका साइकिल आगे बढ़ता है तो साइकिल और आपके बॉडी का मास दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो एक एकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और साइकिल का वेग जो होगा वो आपका वेग होगा। तो सर, साइकिल के वेग के चलते इसमें कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा भी प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा भी आपको मिल सकती है। जब आप साइकिल चला रहे हैं तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में बदली? मैकेनिकल एनर्जी में बदली। अब मैकेनिकल एनर्जी वाली जो एनर्जी है वो किस में बदल जाती है? तो सर, जब साइकिल के वेग के रूप में देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जो साइकिल का टायर होता है और जो आपके रोड का सरफेस होता है, उस दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन हो तो क्या होता है? सर, हीट भी प्रोड्यूस होता है। यह साइकिल का कोई ऐसा पार्ट जो लगातार घूमते रहता है, जैसे कि साइकिल का ब्रेक शू, ब्रेक लगाने के बाद आप देखेंगे तो वो गर्म महसूस होता है, यानी कि हीट एनर्जी भी वहां पे कहीं ना कहीं निकलते रहता है। मेरे मित्र, आप अगर साइकिल चलाने के दौरान ऊर्जा में परिवर्तन की बात करेंगे तो कहेंगे गुरुजी जो हमारा मस्कुलर एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर में भोजन के पचने से हमको मिला है, वो मस्कुलर एनर्जी साइकिल में मैकेनिकल एनर्जी ला रही है, साइकिल में काइनेटिक एनर्जी ला रही है, साइकिल में हीटिंग एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन साइकिल चलाने से कहीं पे भी रासायनिक ऊर्जा निकल नहीं रही है, कहीं पे भी रासायनिक ऊर्जा निकल नहीं रही है, जबकि रासायनिक ऊर्जा ही इन सारे ऊर्जाओं के लिए क्या हो जाता है यहाँ पे? तो सर, एक तरह से रूट वर्ड का काम करता है। जैसे आपके बॉडी में ताकत रहेगी तभी तो आप साइकिल चला पाओगे। ताकत का मतलब क्या हुआ? ताकत का मतलब हुआ रासायनिक ऊर्जा। तो आपके बॉडी के अंदर ताकत ही नहीं रहेगी तो आप साइकिल पे पैडल कहां से मारोगे? मतलब ये हुआ कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का रूप होता है, गतिज ऊर्जा का रूप होता है, उष्मीय ऊर्जा का रूप होता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि रासायनिक ऊर्जा जो है वो उस वक्त साइकिल चलाते वक्त नहीं निकलता है। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। सर, शॉर्ट फॉर्म में इसको एमई कहते हैं, और एमई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? के प्लस पीई लिखते हैं।
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। और आप सबों को मालूम है कि गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, हाफ mv²। क्या कहेंगे, हाफ mv²। उसमें ऊर्जा तो Q इक्वल टू ml के रूप में भी दिखेंगे, या फिर अगर हम लोग विद्युतीय उसमें ऊर्जा की बात करेंगे तो H इक्वल टू I²RT के रूप में भी देखेंगे। रासायनिक ऊर्जा कहने की बात ही नहीं है, जितने भी केमिकल से हमको एनर्जी मिल रही है सबके सब क्या होंगे, आप कहेंगे केमिकल एनर्जी होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, बाह्यदल, पंखुड़ी, अंडप, पुष्प, केसर। क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे गुरुजी ये तो हम बार बार कंफ्यूज करते हैं, तो एक बार याद काहे नहीं कर लेते हैं। चला जी, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो फ्लावर होता है सर, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। फ्लावर के 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा 4 मुख्य भाग होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। पहला होता है कैलिक्स, फिर क्या होता है, कोरोला होता है, फिर क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, फिर क्या होता है सर, एंड्रोसियम, और फिर क्या होता है, तो सर गाइनोसियम होता है। फिर क्या होता है, तो गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बाह्यदल पुंज कहते हैं या बाह्यदल कहते हैं। कोरोला को हम लोग दल पुंज कहते हैं, और एंड्रोसियम को हम लोग पुमंग कहते हैं, और गैनोसियम को हम लोग जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी फ्लावर का ये 4 मेन पार्ट होता है। और अगर हम लोग बात करें किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर की, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप इस तरह की हरी पत्तीनुमा संरचना देखते हैं सर, ये जो आप इस तरह की हरी पत्तीनुमा संरचना यहां पे देखते हैं, एक्चुअली में ये क्या होता है सर, बाह्य दल होता है। क्या होता है, बाह्य दल होता है। और मेरे मित्र इसी को हम लोग सेपल्स भी बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं सर, इस तरह की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज या फिर पंखुड़ी के रूप में कहते हैं, या इसी को हम लोग पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। यानी कि फूल का जो सबसे बाहरी चक्र होता है उसको बाह्यदल बोलते हैं, और जो दूसरा होता है उसको क्या बोला जाता है सर, उसको कोरोला बोला जाता है, दलपुंज, या इसको हम लोग पेटल्स के रूप में देखते हैं। अब ये जो बाह्यदल है और जो दलपुंज है, ये फूल के सहायक भाग होते हैं। अनिवार्य और आवश्यक भाग कौन होते हैं सर, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यानी कि जायांग, पुमंग और जायांग। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो आप फ्लावर का ये संरचना देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अंडप। इसको क्या बोला जाता है सर, अंडप बोला जाता है। इसमें क्या होता है, तो सर इसमें एग रहता है। इसमें क्या रहता है सर, एग रहता है। क्या रहता है सर, एग रहता है। और मेरे मित्र आप सभी यहां पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गुरुजी ये जो अंडप है ये पूरे के क्या है सर, पूरे के पूरे फ्लावर के सेंटर में है। कहां पे है, फ्लावर के सेंटर में है। और मेरे मित्र इसी को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं या फिर पिस्टिल भी बोल देते हैं। और यहां पे जो ये देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है सर, स्टाइल बोला जाता है। और ये आपका क्या है, तो सर स्टिग्मा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्टिग्मा बोला जाता है। मेरे मित्र ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इसमें जो आपको ये इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती है उसको पोलन ग्रेन बोला जाता है। और मेरे मित्र ये जो आप देख रहे हैं संरचना इस तरह की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट, जो कि आप में से बहुत सारे मित्रों को कहीं ना कहीं मालूम होगा और मैंने कई बार बताया भी है। मेरे मित्र क्वेश्चन यहां पे सरल सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बाह्यदल, सेपल्स तो पहला चक्र हो जाएगा, ये बाहरे रहता है। पेटल्स ग्रुप में, पंखुड़ी के ग्रुप में रहेगा। कार्पेल या पिस्टिल जो है वो क्या है, तो गुरुजी यह बीच में है। अब पुष्प, केसर, स्टेमेन है यहां पे। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका फ्लावर का पूरा
मेल पार्ट होता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो पार्ट देख रहे हैं ये मेल पार्ट है और ये वाला जो अंडप वाला पार्ट है ये फीमेल पार्ट है। तो जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है सर? एस्टेमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्टेमेन बोला जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा चेला जी। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है डैश रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन आप सभी समझ रहे होंगे मेरे मित्र। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या हुआ कि जब एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल मिलते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन की वैसी प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पेरेंट सेल से बहुत सारा हमको डॉटर सेल मिले, उस प्रोसेस को हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। और जिसमें हमको एक पेरेंट सेल से सिर्फ और सिर्फ 2 डॉटर सेल मिलता है उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्वेश्चन करा जा रहा है कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन है राइजोपस, खमीर, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो प्लाज्मोडियम है इसी में क्या होता है सर? मल्टीपल फ्यूजन होता है। और जनरली ये क्या होता है सर? मलेरियल पैरासाइट होते हैं, यानी कि मलेरिया का परजीवी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सबों के मन में आ रहा हो कि गुरुजी ये राइजोपस क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये राइजोपस एक प्रकार का कवक है। राइजोपस क्या है सर? एक प्रकार का कवक है। एक प्रकार का कवक है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो राइजोपस है ये आपको कहां पे देखने को मिल सकता है? तो अगर कोई पाव रोटी खराब हो गया है, उसको 2-3 दिन आप कहीं पे रख दो, वहां पे जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा सर वही क्या है? राइजोपस है। जो मतलब लेदर का शू होता है उसको आप बाहर रख देते हो और बहुत दिन तक आप उसका यूज नहीं करते हो तो उस पर आप देखते हो मॉथ आ जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर का फफूंदी जैसा, वही क्या है? आपका राइजोपस है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार का कवक है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि राइजोपस में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? तो सर इसमें कायिक प्रवर्धन के थ्रू हो जाता है, साथ में लैंगिक प्रोसेस के थ्रू भी होता है और साथ ही साथ अलैंगिक प्रोसेस के थ्रू भी होता है। तो ये तीनों चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे मित्र कि ईस्ट में गुरुजी कैसे होगा? ईस्ट में कैसे होगा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस? वो होती है सर बडिंग की, यानी कि खमीर में जो आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा? तो सर बडिंग के प्रक्रिया के थ्रू होगा, यानी कि कली निर्माण के प्रक्रिया के थ्रू होगा। मेरे मित्र प्लेनेरिया में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी वो रीजेनरेशन प्रोसेस के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी सर? रीजेनरेशन के प्रोसेस के थ्रू होगी। तो राइजोपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कायिक प्रवर्धन या लैंगिक या अलैंगिक दोनों हो सकता है। ईस्ट में सर बडिंग के प्रोसेस के थ्रू, प्लेनेरिया में रीजेनरेशन के थ्रू, और बहुविखंडन की बात की जाएगी तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? ऑप्शन है केला, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा, गुलाब का फूल। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये क्वेश्चन ही हम नहीं समझ पाए कि क्या पूछा जा रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि यहां पे पत्तियों की जो मार्जिन की बात की गई है, यहां पे पत्तियों की जो मार्जिन की बात की गई है सर वो आपका कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि ये आपका अगर कोई पत्ता है सर, ये आपका अगर कोई पत्ता है तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है सर? पत्तियों का मार्जिन बोला जाता है। यहां पे जो कटा हुआ देख रहे हैं ये वाला पार्ट कटा कटा जो देख रहे हैं इसको पत्तियों का मार्जिन बोला जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, यानी कि मार्जिन का जो यहां पे गड्ढा होता है सर, थोड़ा सा जो आपको लगता है कटा हुआ है, इस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सर कलियां देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पे आपको बर्ड टाइप देखने को मिलेगा जो कि कहां पे है? तो सर पत्तियों के मार्जिन के दर्रे में है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो इस प्रकार की आपको कलियां पत्तियों के मार्जिन के दर्रे में दिखाई पड़ती है वो किस पौधे में? तो सर ब्रायोफाइलम पौधे में। किसमें? ब्रायोफाइलम में। तो ये नाम आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। तो
तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी केला का पत्ता आप सभी देख रहे होंगे, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सब क्या है सर, प्लांट के अलग अलग कैटेगरी हैं। गुलाब के फूल से ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो परिचित नहीं होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ हस्तांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। मेरे मित्र यहां पे कितना मीटर प्रति सेकंड के वेग से हस्तांतरित हो रहा है ये वाला बात तो हटा ही दिया गया है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम लोग अपने मन से मीटर तो नहीं लेंगे। अच्छा चलिए, अगर मान लें कि 8 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड के वेग से हस्तांतरित हो रही है तो आंसर क्या होता है। मीटर पर सेकंड कुछ भी हो सकता है सर, हो सकता है बहुत सारे मित्रों को इस क्वेश्चन को बनाने में डाउट हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे कितना मीटर पर सेकंड लेना है वो छूटा हुआ है। तो हमने अंदाजे सर 8 रखा है। चलिए मानते हैं कि भी कितना है सर, भी है आपका 8 मीटर पर सेकंड और स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद यानी कि m कितना है गुरुजी 0.5, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी यानी कि ke इक्वल टू व्हाट। तो सवाल तो बड़ा सिंपल है, वेग कुछ भी रहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, हाफ m लगाएंगे सर। m कितना है 0.5 इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सर 8 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 32 दूना 64 हो जाएगा और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा और 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 16 दूना 32 यानी कि ये 16 जूल आपका क्या हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। मेरे मित्र 16 जूल है आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा अब ये याद आ गया है, सॉल्यूशन मैंने भी करा था तो यहां पे जो वेग था वो 4 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकंड से भी लेके हम लोग बना सकते हैं, हाफ इंटू m 0.5, 4 मीटर लेंगे तो सर 16 हो जाएगा और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये सॉरी ये कैसे कटेगा 16/4 हो जाएगा, 4 चौका 16। तो इसका सही आंसर 4 जूल। जब आप 4 मीटर पर सेकंड का वेग मानेंगे और 8 मीटर प्रति सेकंड मांगेंगे तो सही आंसर 16 जूल आएगा। तो कैलकुलेटिव था, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण था तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे आंसर इसका। आप लोग अगर आप लोगों ने बनाया है, अगर तो आप लोग कैसे बनाएंगे, वेग तो आप लोगों ने कुछ डाला ही नहीं होगा, तो दोनों में से कोई भी वेग डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आइए मेरे मित्र आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच का मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है। 2 गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना कम हो जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना कम हो जाती है, क्या होगा इसका आंसर। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी ये सवाल कैसे बनेगा कि बिलियन का पीएच मान 3 है और वो पीएच मान बदल गया 6 हो गया। तो मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा, बस आपको पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम पीएच वैल्यू की बात करते तो कहते हैं ये फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस। अच्छा ये क्या होता है सर, 10 के बेस में होता है। भाई मेरे यहां पे कहा जा रहा है कि पीएच मान 3 है, पीएच मान कितना है 3 और फिर ये पीएच मान बढ़ के कितना हो जा रहा है तो 6 हो जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या होगा, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी। मेरे मित्र अगर हम इसको पीएच के फॉर्म में लिखें तो आप कहेंगे गुरुजी 10 टू द पावर माइनस 3H प्लस, और ये जो बढ़ा है ये कितना होगा pH इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6H प्लस। सॉरी बढ़ा नहीं है, जो 6 हो जा रहा है बढ़ करके उसकी बात कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले अगर सांद्रता की बात करते तो ये कितना था सर 10 टू द पावर माइनस 3, अब अगर हम बात करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 6। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ऊपर में 1 पर 3 को सुनना था और नीचे में 1 पे 6 को सुनना होगा, तो बढ़ेगा कि घटेगा। आप कहेंगे सर माइनस में है, बढ़ तो नहीं सकता है, घटबे करेगा कितना। तो सर ये ऊपर में 3 सुनना के साथ है, -3 है, नीचे -6 है,
तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर 1000 गुना का डिफरेंस है। मतलब यह हुआ कि यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1000 गुना कम हो जाती है। यहां पे पीएच 10 टू द पावर -3, अब बढ़ा करके आपने इसको 10 टू द पावर -6 कर दिया, तो जो H प्लस आयन की सांद्रता है वो कितना कम गया? तो सर कहां एक पे 3 जीरो और यहां पे एक पे सर 6 जीरो, दोनों में डिफरेंस कितना का है सर? 1000 गुना का है। तो सही आंसर क्या होगा? 1000 गुना कम हो जाती है। कम का है? तो सर माइनस में, इसीलिए क्या कहेंगे? 1000 गुना कम हो जाती है। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल एसिड और बेस इस दोनों में H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता को बताता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जितना एसिड माना जाएगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका पीएच वैल्यू उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ये डिफरेंसेस ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा, कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? मेरे मित्र O3 की बात की जा रही है। ये O3 क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है सर, यानी कि जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का क्या है? तो सर अपरूप है। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? आप कहेंगे सर 3 होते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि न सिर्फ ये ओजोन आपका अणु है, बल्कि आपको सन के यूवी रे से बचाने हेतु ऊपर में ओजोन लेयर भी है सर, और उसी ओजोन लेयर के वजह से आप सन के खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे से बचे हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, टीवी फ्रीज बहुत सारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, और ये हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अगर कहीं पे भी बात की जाएगी कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु, आप कहेंगे 3। क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है। ध्यान में रखिएगा कि इसका द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान। तो सर ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, 3 गो है तो 16 गुना 3, ये हो जाएगा 16 या 48। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है तो विभवांतर घट जाता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र मैंने आपको कल भी इस टाइप के क्वेश्चन पे वर्क करवाया था। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है, मतलब यहां पे ये है कि भी अगर कांस्टेंट हो, भी अगर क्या हो? कांस्टेंट नियत हो, और साथ ही साथ I क्या हो? बढ़ रहा हो। I क्या हो? बढ़ रहा हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर घट जाएगा, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी कांस्टेंट है और I बढ़ ही रहा है तो यहां पे कमी तो सिर्फ एक आरे का है। और भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि ओम का नियम के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी? भाई V इक्वल टू IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है? IR। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी I इक्वल टू V बटा R होता है। इसका मतलब यह हुआ कि I विद्युत धारा के I विभवांतर के समानुपाती होती है, जबकि I जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरे मित्र अगर इस फॉर्मूला में V को हम कांस्टेंट रखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नियत रखें, तो आप कहेंगे I जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब प्रतिरोध सर जी बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा? चला जी बढ़ेगा, तो विद्युत धारा क्या होगा? आप कहेंगे घटेगा। और अगर प्रतिरोध घटेगा तो आप कहिएगा क्या? आप कहिएगा गुरुजी विद्युत धारा बढ़ेगा। प्रतिरोध घटेगा तो क्या होगा? विद्युत धारा बढ़ेगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है, तो I बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर प्रतिरोध कम रहा होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। विभवांतर घट जाता है, आप कहेंगे नहीं होगा। आपका नेक्स्ट है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, आप कहेंगे प्रतिरोध परिवर्तित होगा। प्रतिरोध बढ़ता है, नहीं, धारा बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम।
यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होता है सर, कम हो जाता है। यहां पे मैं आंसर क्या लिख दे रहा हूं सर, आंसर डी लिख दे रहा हूं। बहुत सारे मित्रों को यहां पे देखने में कठिनाई हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी बताया है और आज भी ध्यान में रखिएगा कि जो आर है सर, ये क्या है, ओम के नियम का नियतांक है, यानी कि ओम्स लॉ का कांस्टेंट। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। ए लॉन रोलर मेक 20 रेवोल्यूशन इन 1 आवर, द रेडिएशन इट रन द रेडियंस इट रन्स थ्रू 25 मिनट इज। मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि लोन रोलर 1 घंटा में 20 चक्कर लगाता है, तो 25 मिनट के दौरान यह कितना रेडियन चलेगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमको यह निकालना होगा कि ये 25 मिनट के अंदर कितना चक्कर लगा रहा है, क्योंकि यहां पे पहले ही कहा जा रहा है कि लोन रोलर 1 घंटा में 20 चक्कर लगा रहा है। तो 1 घंटा में 20 लगा रहा है तो 25 मिनट में कितना लगाएगा। आप कहिएगा कि गुरुजी हमको पहले ये निकालना होगा। अगर हम यहां पे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे पहले हमको ये निकालना होगा कि 1 मिनट में ये कितना चक्कर लगाता है, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। मेरे मित्र, ये 1 घंटा में क्या कर रहा है सर, 20 चक्कर लगा रहा है, यानी कि ये जो है वो 60 मिनट में 20 चक्कर लगा रहा है। चूंकि 60 मिनट में 20 चक्कर लगाया जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया जाएगा, तो आप कहिएगा 20/60 चक्कर लगाया जाएगा, यानी कि 20 से कम 20, अब 20 दिया क्या हो जाएगा 60, आपका चक्कर कितना हो जाएगा सर 1/3 हो जाएगा। कितना मिनट में सर, 1 मिनट में। कितना मिनट में, 1 मिनट में। आपको कितना निकालना है, 25 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। तो आप कहेंगे गुरुजी इसीलिए 25 मिनट में जो चक्कर होगा वो क्या होगा, आप कहिएगा 25 गुना 1/3, यानी कि 25/3 क्या होगा सर, चक्कर होगा। यानी कि जो लोन रोलर 1 घंटा में 20 चक्कर लगा रहा है, वही 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 25/3 चक्कर लगाएगा। कितना लगाएगा, 25/3 चक्कर लगाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक पूरा चक्कर लगाते हैं, अगर किसी वृत्ताकार मार्ग पे हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं, तो वो कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहते हैं सर 360 डिग्री। कितना डिग्री का, 360 डिग्री। और एक रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी गोलाकार मार्ग का एक चक्कर लगाने में जो हम लोग टोटल रेडियन तय करेंगे वो कितना होगा, तो आप कहेंगे वो होगा 2 पाई रेडियन। कितना होगा, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन कितना होगा सर, 2 पाई रेडियन। ध्यान दीजिएगा, 1 पाई रेडियन 180 और 2 पाई रेडियन 360। पूरा घूमोगे तो चला कितना एंगल बनेगा, 360। ध्यान देंगे कि जब एक चक्कर में 2 पाई रेडियन है तो 25/3 चक्कर में कितना होगा, आप कहिएगा गुरुजी गुना कर दीजिए। तो मेरे मित्र, जब हम बात करेंगे 25/3 चक्कर को किसमें सर, रेडियन में, तो आप कहेंगे कि गुरुजी 2 पाई इंटू 25/3 क्या हो जाएगा, रेडियन। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहिएगा, आप सभी कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा 25 दूना 50 पाई/3 रेडियन। 25 कह रहे हैं, 50/3 पाई रेडियन। और देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है, आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 50/3 पाई रेडियन है। आप कहेंगे सर 50/3 पाई ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल सर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे गुरुजी कैसे बनाया आपने,
मेरे मित्र बड़े सिंपल तरीके से बनाया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 घंटा में 20 चक्कर लगाता है, तो हमने पहले ये निकाल लिया 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, 25 मिनट में जितना चक्कर लगाया ओकरा गुना कर दिए, हमारा आंसर कितना आ गया 50/3 पाई आ गया। इस टाइप के प्रश्न जब भी आपको दिखाई पड़े उसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेन गेज से बदला जाता है, स्ट्रेन गेज से बदला जाता है बल को विस्थापन में, यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में, वैद्युत धारा को यांत्रिक विस्थापन में, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र यहां पे जो स्ट्रेन गेज की बात की जा रही है ये एक प्रकार का सेंसर होता है। स्ट्रेन गेज क्या होता है? एक प्रकार का सेंसर होता है और जनरली इसको हम लोग विकृति मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृति मापी भी कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग किसी भी चीज पे बल लगाते हैं तो उसके रूप में डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी कि उसका रूप बदल जाता है, जिसको क्या बोला जाता है सर? विकृति बोला जाता है। और उसी विकृति को बताने वाला जो सेंसर होता है उसको स्ट्रेन गेज या फिर विकृत मापी बोलते हैं। और मेरे मित्र किसी भी चीज पे आप बल लगाएंगे तो उसको यांत्रिक तरीके से लगाएंगे, तो जो आपका स्ट्रेन गेज होता है एक्चुअली में वो क्या करता है? तो सर जो आपका यांत्रिक विस्थापन होता है और वो जो प्रतिरोध परिवर्तन में बदल जाता है, यानी कि अपने विकृत रूप में आ जाता है, उसको बताने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेन गेज सेंसर है वो रियली में यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में क्या करता होगा? तो सर उसके थ्रू मापा जाता होगा और ये चेक किया जाता होगा कि कितना विकृतीकरण हो रहा है। यांत्रिक विस्थापन का मतलब हुआ उस पर यांत्रिक तरीके से बल लगाना, प्रतिरोध का मतलब हुआ डिफॉर्मेशन। मतलब साफ है जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि स्ट्रेन गेज से बदला जाता है तो आप कहेंगे यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में। ये क्या है? तो एक प्रकार का विकृति मापी है। मेरे मित्र बल को विस्थापन में बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? कार्य। अगर कहीं पे भी बल लगा रहे हैं और बल लगाने से विस्थापन उत्पन्न हो रहा है तो आप कहेंगे सर वो तो कार्य को बताएगा। और नेक्स्ट है वैद्युत धारा को यांत्रिक विस्थापन में, तो मेरे मित्र इलेक्ट्रिक करंट आपका मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में बदलेगा। इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर जो हमारा विद्युत मोटर है वो कहीं ना कहीं क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यहां पे ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह दे तो ज्यादा बेटर होगा। और जो माइक्रोफोन अभी आप माइक देख रहे हैं ये साउंड एनर्जी को क्या कर रहा है? तो सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहा है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है कि एक छड़ की लंबाई L मीटर है, उसकी लंबाई 2 mm बढ़ जाती है, जब तनन बल F प्रयुक्त होता है तो छड़ में उत्पन्न विकृति कितनी होगी? आपका ऑप्शन है 0.002/L, दूसरा ऑप्शन है 2/L, तीसरा ऑप्शन है 0.2L और चौथा ऑप्शन है L/0.02। मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक छड़ की लंबाई L मीटर है और उसकी लंबाई 2 mm बढ़ जाती है। आपसे पूछा जा रहा है विकृति क्या होगा? जनरली विकृति का मतलब क्या होता है? तो सर जो लंबाई में परिवर्तन है और जो मूल लंबाई है दोनों का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एक कोई छड़ है, इसकी लंबाई कितनी है सर? तो सर इसकी लंबाई 5 मीटर और हमने बोला है कि सर इसको हम बढ़ा देते हैं कितना? 2 मीटर। कितना बढ़ा देते हैं? 2 मीटर। यहां पे विकृति क्या होगा? तो सर जो बढ़ाए हैं यानी कि जो आपका डेल L है अब बटा जो मूल है, तो डेल L 2 अब मूल कितना है आपका 5, यही रेशियो आपका क्या होगा? सर विकृति होगा। क्वेश्चन भी चला यही कहा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पन्न विकृति क्या होगी, तो आप सभी याद रखेंगे कि स्ट्रेन को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं और E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डेल L बटा L होता है। डेल L क्या है? लंबाई में परिवर्तन। डेल L क्या है? लंबाई में परिवर्तन। ये क्या है? तो मूल लंबाई। क्या है? मूल लंबाई। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक छड़ की लंबाई L है यानी कि मूल लंबाई L है, उसकी लंबाई 2 mm बढ़ जाती है। तो सर 2 mm बढ़ जाती है, mm को मीटर में चेंज करेंगे, आप कहेंगे 10⁻³ से गुना कर दो सर। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा यहां पे E इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे? तो सर लंबाई 2 mm बढ़ जा रही है। लंबाई यहां पे कितना बढ़ जा रहा है गुरुजी? 2 mm। तो लीजिए यहां पे 2 इंटू mm में बढ़ रही है, मीटर में ले आते हैं सर 10⁻³ और बटा क्या हो जाएगा गुरुजी? L हो जाएगा।
मेरे मित्र इसको हम लोग सॉल्व करें क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कर लीजिए सर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 है, नीचे ले आते हैं। क्या कहिएगा कि गुरुजी तो ऊपर में गुना मत लिखिए, जब नीचे ही लाइएगा तो 2 इंटू इसको l इंटू 10 टू द पावर 3 कर दीजिए। मेरे मित्र इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 2 इंटू l इंटू 1000, क्या कहिएगा कि गुरुजी अब आप क्या कीजिए कि इसको 0.002 बटा l के रूप में लिख दीजिए। अब आप लोग आसानी से इसको समझ भी गए होंगे और कहीं ना कहीं आपको आंसर भी मिल गया होगा। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक छड़ की लंबाई l मीटर है और उसकी लंबाई 2 mm बढ़ती है, जब तनन बल F प्रयुक्त होता है तो छड़ में उत्पन्न विकृति कितनी होगी? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.002 बटा l होगी। तो मेरे मित्र स्ट्रेन के लिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी जैव निम्नकरणीय प्रदूषक हैं? जैव निम्नकरणीय मतलब क्या हुआ सर? बायोडिग्रेडेबल। दो चीज होता है सर, एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वैसे प्रदूषक जो प्रकृति में स्वतः विखंडित हो जाते हैं उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो स्वतः विखंडित नहीं होते हैं उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और मेरे मित्र जो स्वतः विखंडित होते हैं उसमें पेपर हो जाता है, कपड़ा हो जाता है, कपास वगैरह हो जाता है, हाँ पॉलिस्टर नाइलॉन ये सब नहीं, जो सूती से बना हुआ कपड़ा होता है वो हो जाता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? तो मेरे मित्र जैव निम्नीकरण प्रदूषक वैसा जो आपका बायोडिग्रेडेबल हो। आप यहां पे डीडीटी की बात कर रही है, क्या है सर? कीटाणुनाशक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। किसका सर? डीडीटी का। ये तो आपका एक कीटनाशक के रूप में आता है। जो आपका बीएचसी है ये आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, जबकि जो आपका कपास कॉटन क्लोथ है सर इसको जब बाहर फेंक दिया जाता है तो ये कुछ दिन के बाद खुद ही सर गल जाता है। मतलब ये हुआ कि ये आसानी से क्या होता है सर? ये आसानी से मिट्टी में डिसॉल्व हो जाता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि इनमें से कौन से जीव निम्नकरणीय प्रदूषक हैं, आप कहेंगे कपास वस्त्र। कौन से जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? हम जीव पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जुबान फिसल गया है सर, जैव ही है। तो आप क्या कहेंगे? डीपीटी, बीएससी और मरकरी। मरकरी तो आपका धातु हो जाता है, हालांकि ये भी प्रदूषक है सर, यानी कि ये भी पॉल्यूटेंट है सर। तो मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वैसा सब्सटेंस जो आपका क्या हो सर, मिट्टी में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल। जो नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल है गैस की अणुओं का पात्र के दीवार से चिपक जाना, गैस की अणुओं का गतिज ऊर्जा का क्षय होना, गैस की अणु का दीवार से त्वरित होना, गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र क्वेश्चन आपसे यह करा जा रहा है कि जो किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर बल लगाया जाता है वो कैसे उत्पन्न होता है। जैसे कि मेरे मित्र अगर ये मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है, तो इसमें अगर गैस भरा हुआ है, इसमें अगर गैस भरा हुआ है तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी गैस के अणु जो हैं वो क्या करते हैं? गैस के दीवार पे बल लगाते रहते हैं, और इसके पीछे जो कारण होता है वो क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अणुओं के बीच में अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है, जिस वजह से अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है, और ये अपने सरफेस में बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं। तो मेरे मित्र जब ये मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के चलते संवेग उत्पन्न होता है, और यही संवेग गैस के दीवार पे बल का कारण बनता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस की अणुओं का पात्र के दीवार से चिपक जाना नहीं, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाना नहीं, गैस की दीवार की ओर त्वरित होना नहीं, गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन क्या होता है? तो सर गैस के पात्र में जो गैस के अणुओं द्वारा बल लगाया जाता है उसका पीछे का कारण होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। मेरे मित्र, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा चीज है। आपका फोन है, क्या है? आप कहेंगे एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके पास लैपटॉप है, आप कहेंगे बिल्कुल है। लैपटॉप में आपका विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि वो विंडोज वर्जन है, तो विंडोज आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से पहले क्या होता था सर? डॉस पे भी काम होता था, जिसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे। इसी तरीके से लिनक्स या फिर आपका जो यूनिक्स है, ये सब के सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो क्या होता है तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब नाम ही है ऑपरेट करने वाला। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, आप सीधे कहेंगे कि प्रोग्रामों का सेट जो क्या करता है तो सर कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। आप कहेंगे दूसरे तीसरे चौथे पे कहीं नहीं गए, तो चौथा में तो कुछ है ही नहीं है, नन ऑफ दीज है। उच्च स्तरीय भाषा का मशीनी भाषा में रूपांतरण नहीं होगा सर। कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्य करने का ढंग, कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्य करने के ढंग से कंप्यूटर को क्या लेना देना है? तू सूत के कीबोर्ड पे उंगली मारो या खड़ा होके मारो या बैठ के मारो, उससे कंप्यूटर को क्या लेना देना है? जो टाइप करोगे वो दिखाई देगा। आइए बात करते सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन और मैंने कई दफा आप लोगों को बताया है और मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत सारे मित्र बना लिए होंगे, बहुत सारे मित्र नहीं बनाए होंगे। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि थीटा कोण पर क्रियाशील दो बल P तथा Q के परिणाम को कैसे व्यक्त किया जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब थीटा कोण पे दो बल क्या होंगे, मान लीजिए कि थीटा कोण पे ये आपका एक बल P है और ये एक बल Q है, और ये क्या है सर? यहाँ पे थीटा बल पे सर क्या है? तो सर थीटा बल पे ये आश्रित हैं, या हम कह सकते हैं कि अटैच हैं एक दूसरे के साथ। तो इस दोनों का जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा? तो सर R इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर। ए भाई ऐसे हाथ फिसलेगा। रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ध्यान में रखिएगा कि बल को हम लोग क्या कहते हैं सर? एक सदिश राशि है, और दो सदिशों के योग का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकाला जाता है? तो गुरुजी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा से निकाला जाता है। तो देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में कहां पे है। आप कहेंगे गुरुजी ऊपर में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ टेन थीटा है, नहीं होगा सर। साइन थीटा है, नहीं होगा। कॉस थीटा है, होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब दो सदिश एक दूसरे के साथ किसी कोण पे ना हो, यहां पे कोण था, थीटा कोण का जिक्र किया गया है। जब क्वेश्चन में दो सदिश की बात की जाए और वो किसी कोण पे ना हो, तब आप ध्यान में रखिएगा कि P और Q अगर कोई दो सदिश है और ये किसी कोण पे इंक्लाइन नहीं है, तब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? गुरुजी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के बराबर होगा। कोण होता तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा के बराबर। चलिए, वेल्डर स्पॉट है, वेल्ड स्पाटर है एक। वेल्ड स्पाटर इज एन अभिवाह, यहां पे फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग दोष, इनमें से कोई नहीं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब आप देखे होंगे किसी को वेल्डिंग करते हुए, जैसे यहां पे वेल्डिंग किया जा रहा है सर, यहां पे वेल्डिंग किया जा रहा है। मान लीजिए ये दो मेटल सीट है, इसको यहां पे हमको जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ रहे होते हैं तो वेल्डिंग करते करते वक्त देखे होंगे कि यहां पे कुछ आपका रह जाता है, इस तरीके का, कुछ इस तरीके का रह जाता है, मतलब खांचा टाइप से रह जाता है। तो मेरे मित्र वेल्डिंग करते वक्त जो आपका खांचा टाइप से रह जाता है उसको क्या बोला जाता है सर? वेल्डर स्पाटर बोला जाता है, या फिर वेल्ड स्पाटर बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि वहां पे जो खांचा रहता है उसको हटाने के लिए फिर हमको अलग प्रकार के हथौड़ी से उसको क्या होता है? स्पाटर हैमर आता है, उससे हमको क्या करना होता है? हटाना होता है। तो वेल्डर स्पाटर यानी कि वेल्डिंग स्पॉट जहां पे भी बात की जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि अगर दो मेटल सीट को जोड़ा गया होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ वेल्डिंग का जो कण है वो रह गया होगा, या धातु का जो कण है वो रह गया होगा, जिसको क्या बोला जाता है? तो सर
वेल्ड स्पाटर बोला जाता है। और मेरे मित्र, जो अच्छे वेल्डिंग करने वाले होते हैं उससे ये घटना कम देखने को मिलती है, लेकिन जो नया नया सीख रहे होते हैं वो जल्दी जल्दी इस घटना से मुलाकात करते हैं। तो एक्चुअली में ये क्या है, वेल्डिंग दोष है, यानी कि वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रोड आप सभी समझ रहे हैं, कार्बन का भी बनता है, कॉपर का भी बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। मित्र अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापक रूप में वनों की कटाई से घटता है। ऑप्शन है मृदा अपरदन, वर्षा, सूखा, वैश्विक उष्मायन। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो मेरे मित्र, जब हम लोग प्रकृति के नियम और रूल को ताखा पे रख के अपने सुविधा के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए वन का लगातार सफाई करते हैं अपने फायदा के लिए, इसी को डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई बोला जाता है। एक पल के लिए हम लोग कुछ पैसे बनाने के लिए पेड़ पौधे को काट कर बेच देते हैं या फिर वहां पे हम लोग यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन वो पेड़ पौधा का काटना आपको बहुत तरीके से हानि देता है। पहला चीज तो वहां की मिट्टी कमजोर हो जाती है, तो मृदा अपरदन की दर बढ़ जाती है। दूसरा चीज, इवोपरेशन का रेट नहीं हो पाएगा सर, वाष्पन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो सर पानी ऊपर नहीं जाएगा, बादल नहीं बनेगा, वर्षा कम होगा सर, वर्षा कम होगा तो सूखा पड़ जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पेड़ की लगातार कटाई जो है वो क्या करेगा, तो सर ग्लोबल वार्मिंग को भी लीड्स करेगा। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 कारण बना है, और पेड़ नहीं रहेगा तो सर CO2 क्या होगा, सर CO2 का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। मेरे मित्र क्वेश्चन यहां पे एग्जामिनर बड़ा दिमाग लगा के पूछा है, आपसे पूछा है कि व्यापक रूप में वनों की कटाई से घटता है। तो आप सबों के मन में आ रहा है कि गुरुजी ये सभी चीजें क्या होती है, वनों के कटाई से प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है, लेकिन क्वेश्चन करा जा रहा है घटता है। अब यहां पे अफेक्टेड की बात करेंगे तो मृदा अपरदन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? आप ध्यान में रखेंगे कि मृदा अपरदन बढ़ेगा, क्योंकि अगर पेड़ की जड़ें वहां की मिट्टी को वहां से हट जाएगी तो वहां का मिट्टी कमजोर होगा, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह उड़ने में बड़ा ही आसानी होगा। तो क्या होगा सर, अगर व्यापक रूप से वनों की कटाई होगी तो मृदा अपरदन बढ़ जाएगा, यानी कि सॉइल इरोजन का रेट बढ़ जाएगा। वर्षा, सर रेनफॉल क्या होगी, सर वाष्प नहीं बनेगी तो ये कम जाएगी, रेनफॉल क्या होगी, कम जाएगी, यानी कि घट जाएगी। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी जब रेनफॉल ही घट जाएगी तो सूखा क्या होगा, आप कहिएगा बढ़ जाएगा, यानी कि ड्राउट बढ़ जाएगा। और मेरे मित्र वैश्विक उष्मनन क्या होगा, तो सर इसको तो लीड्स करता है CO2, जब पेड़ प्लांट नहीं रहेगा तो CO2 का लेवल इंक्रीज करेगा, यानी कि हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि घटाई से घटता कौन है, आप कहेंगे गुरुजी वर्षा घटता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही आसान सा सवाल, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सर ऑप्शन नंबर बी में है। सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम परऑक्साइड Na2O2। तो ये फॉर्मूला भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 20, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है और उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु क्या है? निकेल, जिंक, चांदी, आपका फिर है कॉपर। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि कॉपर को अगर कुछ देर के लिए हवा पर रख दिया जाए तो क्या होता है, तो सर वो हवा के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सर बेसिक कार्बोनेट बना लेता है। बेसिक कार्बोनेट इसीलिए क्योंकि कॉपर आपका क्या है, तो सर मेटल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र इसी क्वेश्चन के साथ आपका आज का ये सेशन समाप्त हो जाता है, और मेरे ख्याल से आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का दोबारा दूसरा प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।